Today we will discuss about law of conservation of momentum. ओके, इसके पहले न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. ठीक है, तो आज बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में. ठीक, वी नो दैट इफ मूविंग बॉडी स्ट्राइक्स अ बॉडी एट रेस्ट, द मूविंग बॉडी स्लोज डाउन एंड द स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट मूविंग. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या देखते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे उसको स्ट्राइक करता है, तो जो मूविंग बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. और जो स्टेशनरी बॉडी है वो क्या हो जाती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको क्या करेगा, अगर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या तो फास्ट हो जाएगी. ठीक है, और जो बॉडी स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, तो जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा. ठीक है ना, बात समझ में आई. तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मास m है. ठीक, तो मास m है, तो इसको जब हम एक सपोज है मूविंग बॉडी है, इसकी वेलोसिटी u है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है. कोई प्रॉब्लम. चलिए मान लीजिए दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास आपका m2 है. ठीक है, तो m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों u1 और u2 वे स्पीड से मोशन कर रहे हैं. ठीक है ना. चलिए आफ्टर सम टाइम ये दोनों स्ट्राइक करते हैं. जब स्ट्राइक करेंगे तो इन दोनों के वेलोसिटीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे. या तो दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या एक की इंक्रीज़ होगी, एक की डिक्रीज़ होगी. ठीक है ना, बट दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं, एक की भी डिक्रीज़ होगी, एक की इंक्रीज़ होगी. ओके, चलिए ठीक है. तो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, mu1. ओके, और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m2u2, m1 u1 m2 u2. तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. इट इज़ क्लियर. चलिए आफ्टर कोलिजन मीन्स दोनों स्ट्राइक करने के बाद जो पहली बॉडी है m1 वो v1 वेलोसिटी से, और m2 जो बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है. ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक. चलिए, तो m1 बॉडी v1 वेलोसिटी से, m2 बॉडी v2 वेलोसिटी से. अब इसका मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम m1 v1, और इसका फाइनल कितना होगा, m2 v2. टोटल कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ टू बॉडी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन आर इक्वल टू ईच अदर. तो कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को कोलाइड्स करते हैं, मीन्स स्ट्राइक करते हैं, वो इम्पैक्ट मतलब उस इम्पैक्ट के होने से पहले भी और होने के बाद भी दोनों का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा. कहने का मतलब ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये कह रहा है कि द समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आफ्टर कोलिजन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम मतलब कोलाइड्स होने के पहले और कोलाइड्स होने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों इक्वल होगा. यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है. मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर इक्वल टू ईच अदर. समझ में आया. इफ वन बॉडी गेन्स मोमेंटम द अदर लूजेज एंड इक्वल मोमेंटम ऑफ. ठीक है, तो अगर एक बॉडी जितना मोमेंटम गेन करती है, दूसरा बॉडी उतना ही मोमेंटम लूज करती है. क्लियर हुआ. चलिए आगे बताते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा. तो हमें आगे देखना है प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, चलिए कुछ फिगर हम बना लेते हैं. चलिए
तो ये आपका क्या होगा आफ्टर कोलिजन। तो ये आपके दो बॉडी हैं M1 M2, स्टार्ट बिफोर कोलिजन, दोनों सेम डायरेक्शन में U1 और U2 स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, दो बॉडी हमने ले लिया, एक बॉडी A, सेकंड बॉडी B, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड U2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक किए, M1 M2। M1 जो A बॉडी है वो B पर क्या FAB फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और B बॉडी A पर फोर्स लगाएगा FBA इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर U1 इज़ ग्रेटर दैन U2। यहाँ पर आप कह सकते हैं U1 इज़ इक्वल टू U2, क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा, अगर U1 इज़ इक्वल टू U2 तो क्या M1 इसको स्ट्राइक कर पाएगा? नहीं, इसकी स्पीड कम होगी तभी ये इसको स्ट्राइक कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर U2 इज़ ग्रेटर दैन U1 तो यहाँ पर B निकल जाएगा, U1 इसको स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर चोर की गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो पुलिस उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, और दोनों की स्पीड बराबर होगी, दोनों एक दूसरे की, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल रहेगी। इसलिए यहाँ ऑलवेज U1 इज़ ग्रेटर दैन U2। इट इज़ क्लियर? चलिए, तो ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा दोनों में, दोनों एक दूसरे को आपका फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा है या जो भी हो, इसकी स्पीड चेंज होगी। तो U1 से चेंज हो गई V1 में, और M2 बॉडी की स्पीड चेंज हो गई U2 से V2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो PI मीन्स मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर PI हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम शॉर्ट फॉर्म, जब आपको नोट्स देंगे तो उसमें हम प्रॉपर वे से लिख के देंगे। ठीक है ना? तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी है M1 U1। अरे इनिशियल मोमेंटम में तो यहाँ पर जब M1 V1 होगा और यहाँ पर M2 U2 होगा, तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A M1 U1, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होती है ना मोमेंटम। नेक्स्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B M2 U2, इन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A M1 V1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B M2 V2। एनी प्रॉब्लम? चलिए, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले क्या होगा इसका टोटल मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। ऐसे हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन कितना होगा टोटल मोमेंटम? टोटल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है ना? चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए का निकाल लें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम कितना है जरा यहाँ देख लीजिए। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए M1 V1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए M1 U1 है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे M1 V1 माइनस M1 U1, टाइम टोटल कितना लग रहा है T। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा M1 कॉमन V1 माइनस U1 अपॉन T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ए बॉडी द्वारा इस पर कितना अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हो रहा है, FAB अप्लाइड हो रहा है ना, एक्शन फोर्स तो यही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि FAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 अपॉन T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसी तरीके से हम FAB निकाल सकते हैं, बोलो। इसी तरीके से हम FAB भी तो निकाल सकते हैं कि FBA भी निकाल सकते हैं। FBA क्या है, B बॉडी द्वारा A पर अप्लाइड किया गया फोर्स। ओके, चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B। क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन T, टाइम M2 कॉमन V2 माइनस U2 बाई T। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो FB अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा M2 V2 माइनस U2 अपॉन T।
अब यहाँ क्या लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर बट डायरेक्शंस आर चेंज। मीन्स लिखेंगे सिंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यही होगा ना। तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, बट दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, चेंज होगी। तो यहाँ देख लो भाई, एफ ए बी अप्लाइड फोर्स ए टू बी एंड एफ बी ए अप्लाइड फोर्स फ्रॉम बी टू ए। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ओके, तो यहाँ पर एफ ए बी की वैल्यू कितनी थी, जरा देख लीजिए इधर से, एम वन वी वन माइनस एम वन ब्रैकेट में वी वन माइनस यू वन अपॉन टी, और एफ बी ए की वैल्यू कितनी थी, एम टू ब्रैकेट वी टू माइनस यू टू बाई टी। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए टी दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करके इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाइड करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एम वन ब्रैकेट में वी वन माइनस यू वन इज इक्वल टू एम टू ब्रैकेट में वी टू माइनस यू टू। ओके, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस एम टू वी टू और प्लस एम टू यू टू। ओके, एम वन वाले टर्म्स को एक तरफ यू वन, सॉरी ये आपका इनिशियल है, ये भी आपका इनिशियल है, तो इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो, कितना हो जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, या माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। यही तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, सॉरी बिफोर ये है आफ्टर ये, ठीक है, तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। एनी प्रॉब्लम। अब एक नया वर्ड आया है आपका, जैसे रिकॉयल ऑफ गन देखे थे, तो रिकॉयल वेलोसिटी भी होती है। तो वेलोसिटी क्या, द वेलोसिटी विथ विच द गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग अ बुलेट्स इज नोन एज रिकॉयल वेलोसिटी। तो एक ऐसी वेलोसिटी जब गन फायर होने के बाद, ठीक है ना, जो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव होती है गन का, वो कहलाता है आपका रिकॉयल वेलोसिटी। ओके, रॉकेट जो रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करता है, द मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो मोमेंटम होता है रॉकेट का बिफोर इट इज़ फायर्ड इज ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम रॉकेट का होता है फायर्ड होने के पहले उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे ही हम उसको फायर्ड करते हैं, जो गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। कम्बस्टन चैम्बर में रॉकेट जो होते हैं वो बर्न, जैसे फ्यूल जो होता है जब जलता है तो गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉकेट के नीचे पार्ट्स में निकलते हैं और बहुत हाई स्पीड में निकलते हैं। तो जो डायरेक्शन होती है मोमेंटम गैस की, वो रॉकेट के क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या हो गया, रॉकेट प्लस गैस का। तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जितना मोमेंटम नीचे गैस देता है उतने इक्वल मोमेंटम से क्या करता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो गैसेस जब तक निकलती रहेंगी रॉकेट आपका मूव करता रहेगा। ठीक, सेम कंडीशन आपका गन का भी है।
गन जब हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो गन्स को क्या, जब सारी बुलेट से बैक आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो हमारा गन क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंस होता है। ओके, तो मोमेंटम जो होता है हमारा, तो वहाँ पर जब भी मोमेंटम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम मास एंड वेलोसिटी की वैल्यू बात करेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ए क्रिकेटर ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल। ओके, प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई ए क्रिकेटर ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल। जब बॉल को कैच करता है तो क्रिकेटर जो होता है अपने हाथ को पीछे क्यों पुल करता है। चलिए, तो जो बॉल, जो जैसे क्रिकेटर जो है, जैसे बॉल यहाँ पे है तो अपने हैंड को क्या करता है, पीछे ले जाता है। तो इस समय बॉल की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी को हमें कम करना है, क्योंकि वेलोसिटी को कम नहीं करेंगे तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो हमें पेन हो सकता है, अपने हाथों पे दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है। तो क्रिकेटर क्या करता है, इसको पीछे की तरफ ले जाता है। पीछे की तरफ ले जाएगा तो इसको टाइम ज़्यादा देगा, और टाइम ज़्यादा ले रहा है ना पकड़ने के लिए, क्योंकि हाथ पीछे ले जाएगा तो टाइम ज़्यादा मिलेगा उसको, और टाइम ज़्यादा मिलेगा तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मालूम है आपको। तो यहाँ पर जब टाइम की, इसका मतलब एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मीन्स टाइम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज, और टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन कम, और टाइम कम लगेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। खुद समझिए, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन टी, डेल वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। अब 8 है, 8 में से 1 को डिवाइड करोगे और 8 में 2 को डिवाइड करोगे, वैल्यू किस में ज़्यादा है, इसमें आएगी ना। तो ये कम हुआ। अगर मान लो ए इज इक्वल टू 8/1 और ए इज इक्वल टू 8/2, तो यहाँ पर 1 कंपैरेटिवली 2 छोटा है, मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो सेम कंडीशन यहाँ भी 1/t, टी की वैल्यू मैक्सिमम तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो जब टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा रहा है तो एक्सेलरेशन कम, और जब एक्सेलरेशन कम तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बॉलर को क्या करता है, बॉल अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। अगर वो सडनली अगर पकड़ेगा, ठीक है ना, और स्मॉल टाइम उसको मिलेगा, तो स्मॉल टाइम मिलेगा तो बॉल की स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से वहाँ जो मोमेंटम होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत, जब फोर्स अप्लाइड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो फील्डर का पाम होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो सकता है। समझ में आया। ठीक, तो यही जैसे चेंज इन मोमेंटम पे कुछ क्वेश्चंस है आपके, मैं बताता हूँ एग्जांपल। जैसे कोई एग्जांपल है आपका, अ प्लेयर कॉट क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। एक क्रिकेट बॉल है, इसका मास कितना है, 150 ग्राम है, मूविंग एट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द कैचिंग प्रोसेस is complete in 0.1 second, t is equal to 0.1 second. Find the force to of blow exerted by the ball on the hand of player. ठीक है, तो force of blow exerted by the ball of the hand of player, मतलब बॉलर जो फील्डर है उसके हैंड पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मास कितना है, m1, वेलोसिटी कितनी है, इतनी, इनिशियल वेलोसिटी है ना इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, PI, मास कितना है 150 ग्राम, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, तो 150 इंटू 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी होता है ना मोमेंटम, इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड,
कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 kg/s। सॉल्व करके देख सकते हैं। अरे 15 टू ज़ा कितना हो जाएगा 300, 15 टू ज़ा 30 होता है, 30 आपका जीरो में से 3000 हो जाएगा, और 3000 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मीन्स 1/1000, तो 3 ही आएगा ना कैलकुलेशन आपका। तो 3 kg/s। ठीक है, अभी बताओ जब बॉल को कैच करेगा तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो मीन्स फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 3, कितना हो जाएगा -3। तो फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू, सेकेंड लॉ से जानते हैं ना, चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -3, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 आपका अप पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -30 न्यूटन। नेगेटिव साइड सोच दैट जो फोर्स लगेगा वो क्या अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो बॉल को आप स्टॉप्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोई बॉलर जब कैच करता है तो बॉल तो स्टॉप्ड हो जाती है ना आपकी। ठीक है, चलिए चेंज इन मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं है आप एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एग्जांपल है, ए 60 kg स्कैटर मूविंग एट 4 मीटर/सेकंड। स्कैटर जो आप बर्फ पे जो स्लाइड करते हैं, तो 4 मीटर/सेकंड स्कैटर्ड है और उसका 60 kg है। 4 मीटर/सेकंड, किसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ कोलाइड्स हेड ऑन width of 40 kg स्कैटर ट्रैवलिंग एट स्पीड 3 मीटर/सेकंड। एक आपका स्कैटर्ड है, उसका भी वेट कितना 40 kg है, और वो 3 मीटर/सेकंड की स्पीड से साउथ के डायरेक्शन जा रहा था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या किए, स्ट्राइक किए। स्ट्राइक करने के बाद इफ टू स्ट्राइकर रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट आफ्टर कोलिजन, स्ट्राइक करने के बाद एक दूसरे को क्या हुए, कोलाइड्स कर गए। कोलाइड्स कर गए मीन्स यहाँ पर 60 kg 40 kg रिमेन्स कोलाइड्स। रिमेन्स कोलाइड्स का मतलब ये होगा कि ये दोनों कोलाइड्स करके सेम वेलोसिटी से मोशन करने लगे। सेम वेलोसिटी, मान लीजिए इनकी फाइनल वेलोसिटी v है, हमें यही v निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, फिर क्या निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, दोनों की इक्वल कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना होगा, इसका होगा 16/4, और इसका कितना होगा 14/3। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन ऑफ बोथ स्कैटर्ड कितना हो जाएगा 60/4 प्लस 40/3, कितना हो जाएगा 240 प्लस 120, कितना हो जाएगा 0 6। ठीक है, 4 to 6 through 1 3, 360 kg/s। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो इसका मतलब इनका फाइनल मोमेंटम 60/v प्लस 40/v, v कॉमन कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 मीन्स कितना हो जाएगा 100v। बट एक चीज़ का प्रॉब्लम है, यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की चेंज है। डायरेक्शन मतलब एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन लेंगे। एक टूवर्ड्स नॉर्थ है, एक टूवर्ड्स साउथ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स ये 120 आएगा। ठीक है ना, तो 120 kg/s। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100v। ये आपका इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल मोमेंटम।
क्वेश्चन क्या है, 60 kg scattered moving at 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड 40 kg scattered ट्रैवलिंग एट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड साउथ। ठीक है, और यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पर दोनों का सेम आपका डायरेक्शन सेम था, बट यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, एक साउथ सा डायरेक्शन जा रहा है, एक नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, क्योंकि आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पी आई इज इक्वल टू पी एफ, टोटल फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 100 वी इज इक्वल टू 120, तो v इज इक्वल टू 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आफ्टर कोलिजन वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, और इसका नोट्स आपको नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे को मिल जाएगा। ओके, एनी डाउट्स, 2-3 बार वीडियोस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक।